हेलो। देखिए, हम लोग उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 पढ़ाया जा रहा था आप लोगों को। और आपका सूचना दे दिया जाए कि कल कुछ टेक्निकल कारणों से क्लास पुलिस एक्ट की नहीं चल पाई थी। और अब तक अभी केवल 3 क्लास चली हैं और तीनों की वीडियो आपको भेजी जा चुकी हैं। अब आइए, आपका डिफिनीशन क्लास चल रहा था और एक क्वेश्चन आपका परिभाषा खंड डिफिनीशन क्लास से निश्चित बनता है। देखिए, कहाँ तक आपका डिफिनीशन क्लास बताया गया था। आपका जो बताया जा रहा था वह मंडला युक्त बताया जा रहा था, यानी कि धारा आपका 2 का जो क्लाज था आपका एफ बताया जा रहा था। अच्छे से जानना है, इसको लिखते रहना है। डिविजनल कमिश्नर या मंडला आयुक्त। मंडला आयुक्त का मतलब क्या हुआ? तो मंडला आयुक्त का मतलब ये हुआ एक लाइन में कि ऐसा व्यक्ति जिसे राजस्व मंडल का, यानी कि रेवेन्यू मंडल का, राजस्व मंडल का प्रभारी बनाया गया हो। बस एक लाइन। अगर कोई पूछे कि भाई आपका डिविजनल कमिश्नर किसे कहा जाएगा, तो एक लाइन आपका जवाब होना चाहिए, जिसे आपका मने जिसे राजस्व मंडल का क्या बनाया गया हो? प्रभारी। प्रभारी मने उसको जिम्मेदारी सौंपी गई हो। इसके बाद 2F के बाद आ जाइए 2G। 2G से क्वेश्चन बन सकता है। 2G में जो परिभाषित हैं, डोमेस्टिक हेल्प। डोमेस्टिक हेल्प यानी कि घरेलू सेवक, लिख लीजिए। घरेलू सेवक या डोमेस्टिक सर्वेंट भी हम कह सकते हैं, या घरेलू सेवक। यहाँ से आपका थोड़ा सीपीसी भी कोरिलेट करना है, सीआरपीसी भी कोरिलेट करके पढ़ना है, और पुलिस एक्ट भी। 3 एंगल से पढ़ना है। पहले घरेलू नौकर या घरेलू सेवक किसे कहा जाएगा? जो पुलिस एक्ट में व्यवस्था की गई है आपका 2G में, उसको देखा जाए। देखिए, आपका घरेलू सेवक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारिश्रमिक पर या अन्यथा घरों में घरेलू कार्य करता है। यहाँ आपका 2 लाइन लिखना है। घरेलू सेवक कौन कहलाएगा? जो पैसा लेकर घरों में काम करता है, यानी कि आपका पारिश्रमिक लेकर घरों में काम करता है, या अन्यथा घरों में काम करता है। अन्यथा का मतलब ये हुआ कि भले वह पैसा न लिया हो, लेकिन घर में क्या कर रहा है? किसी के काम। अदरवाइज का मतलब ही ये हुआ कि भले वह पैसा न ले रहा हो, लेकिन किसी के घर में काम या वर्क कर रहा हो। तो ये हो सकता है पूछ ले। तो भाई फिर एक बार देखिए, आपका घरेलू नौकर या जो सेवक होता है उसको सीआरपीसी और सीपीसी दोनों में कोरिलेट करके पढ़ना है। सीआरपीसी और सीपीसी दोनों में लिख लेना है। घरेलू सेवक को, आपका या नौकर को, परिवार का मेंबर या घर का सदस्य, यानी कि फैमिली का मेंबर नहीं माना गया है। एक लाइन लिख लीजिए अलग से। सीआरपीसी तथा सीपीसी में घरेलू नौकर को
परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। अतः समन की तामील इन पर नहीं की जा सकती। ये दोनों में काम करेगा। फिर बता दिया जाए किस में सीपीसी और सीआरपीसी। समन की तामील यानी कि सर्विस ऑफ समन इन पर नहीं की जा सकती, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला। आगे देखिए 2G के बाद जो आपका परिभाषा दी गई है 2H। 2H में आपका राज्य के विरुद्ध द्रोह की परिभाषा दी गई है। यानी कि राज्य के विरुद्ध द्रोह की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ, लिख लीजिए, स्टेट के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध आपका द्रोह, यानी कि इसको कहते हैं देशद्रोह। देशद्रोह भी कहते हैं। कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति स्टेट के खिलाफ या राज्य के खिलाफ द्रोह किया है? इसको पहले आपका कह सकते हैं कि कुछ हद तक इसको आपको आईपीसी में देखना चाहिए और तब पुलिस एक्ट को पढ़ना चाहिए। सेडिशन या राजद्रोह की परिभाषा और दंड का प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 124A में किया गया है। यानी कि सेडिशन या राजद्रोह का प्रावधान आईपीसी की धारा 124 क में किया गया है। और आपको वर्तमान समय से भी अवगत रहना है। वर्तमान समय से ये अवगत रहना है कि प्रत्येक सरकार अपने विरोधियों को इस सेक्शन के तहत परेशान करती है, और जैसे ही कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना भी करता है तो यह सेक्शन लगाकर और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने सभी को नोटिस जारी किया है वर्तमान में, और ये कहा है कि ये जो कानून है यह अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था आईपीसी, और अंग्रेज़ों द्वारा ही 124A जोड़ा गया था। सेडिशन या राजद्रोह जोड़ा गया था, और अंग्रेज अपने फायदे के लिए जोड़े थे ताकि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो भी आवाज़ उठे उसे दफन कर दिया जाए, दबा दिया जाए। लेकिन वर्तमान समय में आर्टिकल 19 में, यानी कि 19(1)A में आप कह सकते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फ्रीडम दी गई है, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अतः सरकार के कार्यों की आलोचना करने का पूरा हक वर्तमान में जनता का है। तो इस धारा की वैलिडिटी को चुनौती दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट इस धारा की वैधता का परीक्षण करेगा। अगर उसे लगेगा कि ये सेक्शन हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है वायलेशन, तो इस सेक्शन को अवैध या इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। तो फिर आप पुलिस एक्ट में बैक हो जाइए। राज्य के विरुद्ध राजद्रोह करना या द्रोह करना पहला क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ परिभाषित है? 2H में। देखिए परिभाषा, राज्य के विरुद्ध द्रोह से किसी समूह या जनसंख्या के किसी भाग द्वारा ऐसा राजद्रोह अभिप्रेत है जिससे किसी भारतीय क्षेत्र में किसी भाग को पृथक करना भी सम्मिलित है। यानी कि सेडिशन का मतलब बताया गया है कि सेडिशन का मतलब आपका हुआ कि किसी समूह द्वारा या किसी जनसंख्या द्वारा आपका
ऐसा कार्य माने ऐसा कह सकते हैं कि राजद्रोह अभिप्रेत हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई समूह या व्यक्तियों का कोई वर्ग आईपीसी के सेक्शन 124 ए के तहत कोई कार्य करता है तो हम उसे राज्य के विरुद्ध द्रोह कहेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम इसमें ये निकला कि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भाग को पृथक करने की बात करता है तो ये भी राज्य के विरुद्ध द्रोह माना जाएगा। जैसे कि कोई कश्मीर में नारा लगाए कि हम कश्मीर को अलग कर देंगे, असम में नारा लगाए कि असम को अलग कर देंगे, उत्तराखंड को में नारा लगाए कि हम उत्तराखंड राज्य को भारत से अलग कर देंगे, तो ये आपका कह सकते हैं कि राज्य के विरुद्ध द्रोह माना जाएगा। ये जो परिभाषा है। अगला देखिए आपका इंटरनल सिक्योरिटी या अब आ जाइए 2I सेक्शन 2I में, यानी कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 2I में आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा दी गई है। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? देखिए आपका ज़्यादातर एक तो मिलाने के लिए आएगी परिभाषा, दूसरा आपका आ सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज़ें जाननी है, और तीसरा आपका कोरिलेशन जानना है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए क्या कहा गया है आपका, देखिए आंतरिक सुरक्षा से राज्य के अंदर विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखंडता का परिरक्षण अभिप्रेत है। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड राज्य में अगर कोई व्यक्ति राज्य की एकता और अखंडता माने राज्य की एकता और अखंडता को संरक्षित करना ही आंतरिक सुरक्षा कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड राज्य की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, और कोई भी व्यक्ति अगर इसको तोड़ने का प्रयास करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वह इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्टरबेंस पैदा करता है। अब अगर कोई व्यक्ति आंतरिक आपका मन सुरक्षा को खतरा पैदा करता है या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है या विध्वंसकारी गतिविधियों में राज्य के अंदर शामिल होता है, तो ऐसी दशा में उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है? तो आपका आईपीसी सहित तमाम कानून बन चुके हैं। अब आपका नए नए कानून बने हैं, आतंकवाद विरोधी कानून बने हैं, आईपीसी बनी हैं। उन धाराओं के तहत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही वर्तमान में की जा सकती है। कई कानून बन चुके हैं। अगला देखिए युद्धमान गतिविधियां, यानी कि जो अगली परिभाषा 2J में आपको मिलेगी, मिलिटेंट मिलिटेंट आपका यानी कि युद्धमान गतिविधियां, यानी कि युद्धमान गतिविधियां कब कही जाएंगी, ये परिभाषा 2J में दी गई है। देखिए क्या बैरक बताता है, युद्धमान गतिविधियों से राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त्रों या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसक गतिविधियां अभिप्रेत हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर एक लाइन हुआ
कि आप पॉलिटिकल एम के लिए, राजनैतिक उद्देश्य के लिए अगर आप बम गोली बारूद का सहारा लेते हैं तो ये कहा जाता है कि युद्धमान गतिविधियां राज्य में पैदा हो गई हैं। यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बम गोली और क्या चलाया जा रहा है, बंदूक का प्रयोग। जैसे कि अफगानिस्तान इस समय अच्छा उदाहरण है, और अफगानिस्तान में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप देख सकते हैं कि बम गोली बारूद चल रहा है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, युद्धमान गतिविधियां। इसके बाद आपका नैतिक अधमता, यानी कि देखिए आपका नैतिक अधमता के अपराध। नैतिक अधमता का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑफेंस, पहले इसको समझने का प्रयास करिए तब आपका बताया जाए। जो अगली परिभाषा आपका 2 के में हम बता रहे हैं, आपका नैतिक अधमता। देखिए नैतिक अधमता के अपराध कौन कहे जाएंगे। ये जो ऑफेंस आएंगे ये तमाम जगहों पर आएंगे, इसमें शक नहीं है। आपका नैतिक अधमता का अपराध का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने ऑफेंस तो किया, लेकिन वह जो ऑफेंस था वह कानून के विपरीत तो था ही, लेकिन जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसके भी वह अपराध विरोध में था। यानी कि दो बातें, आपका कानून द्वारा, कानून का आपने उल्लंघन किया, अपराध किया, और प्लस इसी के साथ वह जो आपने अपराध किया है वह नैतिकता के नियमों का भी क्या करता है, उल्लंघन। तो हम कहेंगे कि यह नैतिक अधमता है। अब देखिए आपका बेयर एक्ट क्या कहता है। अब बेयर एक्ट देखा जाए, नैतिक अधमता से किसी अपराध में शामिल होना अभिप्रेत है जो अन्य बातों के साथ साथ चीटिंग यानी कि छल किया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो छल का अपराध है वह ऑफेंस तो है ही, लेकिन नैतिकता के नियमों के भी क्या माना जाता है, विरुद्ध। यानी कि यह अपराध अपराध भी है और अनैतिक कार्य भी है। दूसरा देखिए आपका कपट, यानी कि फ्रॉड करना, ये भी अपराध भी है और नैतिकता के नियमों के क्या है, विपरीत। इसके बाद जालसाजी करना, इसके बाद आपका ड्रग्स का कारोबार करना, नशा, किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना। महिला की शालीनता का मतलब ये हुआ कि किसी ओमेन की जो आपका शालीनता है, लज्जा है, उसको ठेस पहुंचाया जाए। तो महिला की लज्जा को ठेस पहुंचाना वर्तमान में आपका अपराध भी है और ये नैतिकता के नियमों के विरुद्ध भी माना जाएगा। तुरंत आईपीसी यहाँ जोड़ लेना है। देखिए इसको कोरिलेट भी भाई करना था, उसको भी बता दिया जाए, स्पीड में ना चला जाए। चीटिंग को कोरिलेट करना है, तो चीटिंग और फ्रॉड के बारे में पहला नियम आपका आईपीसी में 415 से लेकर 420 तक प्रावधान किया गया है। यानी कि यहाँ आईपीसी की कौन सी धारा जोड़ेंगे, छल और कपट के लिए 415 से लेकर 420, पहला नियम। दूसरा आपका ड्रग्स, तो एनडीपीएस एक्ट बना है नशा और ड्रग्स वाला, तो वो कानून पढ़ेंगे। तीसरा किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना, तो किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से एसाल्ट या हमला करना या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करना, ये ऑफेंस है, अपराध हैं
और किस सेक्शन में आएगा, सेक्शन भी याद रखना है। कौन सा सेक्शन है आईपीसी का, 354 यानी कि 354। अब नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं, वहां से भी आईपीसी में क्वेश्चन बनता है। 354A, बी, सी और डी, यानी कि 5 धाराएं याद करनी पड़ेंगी, लज्जा भंग करना। कौन कौन, 354, इसके बाद 4 और जोड़ी गई हैं, और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका इन सेक्शनों से बनता है। कौन कौन धारा, 354A, बी, सी, डी। भाई घर पे जाके इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए, या आईपीसी के अध्याय 6 में। तो अब हम आईपीसी का अध्याय 6 चलेंगे कि अध्याय 6 में क्या अध्याय आईपीसी के अध्याय 6 में उल्लिखित राज्य के विरुद्ध किया गया कोई अपराध सम्मिलित है। यानी कि आईपीसी के चैप्टर 6 में स्टेट के विरुद्ध जितने ऑफेंस दिए गए हैं वे ऑफेंस तो हैं ही, लेकिन अनैतिक कार्य भी माने जाएंगे। तो आईपीसी का चैप्टर जो 6 है आपको कवर करना होगा यहाँ बैरक पर लिखते समय ही कि कहाँ से कहाँ तक है। तो 121 से लेकर यानी कि धारा 121 से लेकर 130 तक, 130, 100, 100, चलिए इसको धारा देख लिया जाएगा। 129 है कि 130 थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक सतर्क रहिए, यहाँ से अंदर से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अपराध नैतिक अधमता के अपराध माने जाएंगे। ये मॉडल 130 है ना, ठीक है। देखिए आपके फिर एक बार बता दिया जाए, राज्य के विरुद्ध अपराध यानी कि स्टेट के अगेंस्ट में जो ऑफेंस दिए गए हैं आईपीसी के चैप्टर 6 में 121 से लेकर 130 तक। और यहाँ आपका फिर आगे बढ़ा जाए, मॉडल एक बनाया जाए, यहाँ से अंदर से ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अपराध नैतिक अधमता के अपराध माने जाएंगे। दे दिया छल, दे दिया माना ही जाएगा। दूसरा दे दिया कपट, माना ही जाएगा। तीसरा दे दिया राज्य के विरुद्ध अपराध, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो आप क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। ये आपका दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अपराध नैतिक अधमता के अपराध नहीं माना जाएगा। इसमें आपका दे देगा एनडीपीएस के तहत अपराध, यानी कि आपका जो नार्को टेस्ट या ड्रग्स वाला है, नशा वाला, उसके तहत अपराध माना ही जाएगा। दूसरा दे सकता है कि किसी महिला की लज्जा भंग करने का अपराध, ये भी माना जाएगा। तीसरा दे सकता है राज्य के विरुद्ध अपराध, ये भी माना जाएगा। और चौथा ये हो सकता है, दे सकता है कि लोक प्रशांत के विरुद्ध अपराध, यानी कि आपका आईपीसी का चैप्टर 8। तो जहाँ तक 8 की बात है, इस आपका नैतिक अपराध तो है, लेकिन इस बेयर एक्ट में नैतिक अधमता के रूप में उसे माना नहीं गया है। तो भाई यहाँ से बता दिया जाए क्वेश्चन बनने का अंदर से चांस है। अगला देखी जाए परिभाषा, आपका अगली परिभाषा देखी जाए 2L। 2L में जो परिभाषा दी गई है, ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि संगठित अपराध। संगठित अपराध का मतलब क्या होता है ये हमें देखना है, यानी कि इसको थोड़ा सतर्क रहना है। और
और इसको थोड़ा समझना भी अलग से, तब हम बेरेक बताएंगे। संगठित अपराध का मतलब ये हुआ कि जब कुछ लोग संगठित होकर यानी कि गैंग बनाकर अपराध करते हैं तो उन्हें संगठित अपराध कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 20 लोग हुए और 20 लोग एकत्र हो गए, 20 लोग मने आपस में समझौता किए, आपस में सहमत हुए और शहर में लूटपाट, छिनैती, चोरी वाहनों की इत्यादि करने लगे, लोगों को धमकी देकर शहर में या देहात में उनकी संपत्ति पर कब्जा करने लगे, तो ये कहा जाता है आपका कि गैंग बना लिया है और गैंग बनाकर कार्य कर रहा है। तो जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, बड़े बड़े नेता परेता हैं, यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम यानी कि श्वेत पोश जो अपराधी होते हैं, वह यही कार्य करते हैं, यानी कि गैंग बनाते हैं और चेले चपाटियों को रखते हैं। अपने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन कर निकलेंगे, अपना कुछ नहीं करेंगे, लेकिन चेले चपाटियों से सब क्या करते हैं, करवाते हैं। तो इस अब गैंग चार्ट बनता है और पुलिस एक्ट यूपी में और आपको पढ़ाया जाएगा। गैंग चार्ट बनेगा, उनकी निगरानी होगी, रजिस्टर होगा गैंग का और उस पर आपका गैंग मने का सदस्य होने का आरोप लगाया जाएगा। फिर आपका एनएसए लगा दिया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आपका सुरक्षा अधिनियम, और बिना किसी अपराध किए हुए जेल भी भेजा जा सकता है। तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें एक लाइन यहाँ परिभाषा से जानना है। परिभाषा से हमें ये जानना है कि संगठित अपराध किसे कहा जाएगा। देखिए भाई परिभाषा, संगठित अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत हैं जो हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा, या तो हिंसा की गई या हिंसा की केवल क्या की गई है, धमकी, यानी कि थ्रेट दिया गया है, मार देंगे काट देंगे, अभी धमकी दिया गया, धमकी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के, यानी कि इलीगल आपका बेनिफिट प्राप्त करने के, सामान्य आशय के, कॉमन इंटेंशन के, तुरंत आपका सामान्य आशय भी जानना है। कॉमन इंटेंशन का मतलब ये हुआ पूर्व निर्धारित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, यानी कि पहले से प्री प्लान करके ये कार्य किया जा रहा है। सामान्य आशय के अनुसरण में, यानी कि प्री प्लान बनाया गया, मस्तिष्क का मिलन हुआ और उसको आगे बढ़ाने में किसी समूह या व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया हो, या तो किसी समूह द्वारा यह कार्य किया गया हो या व्यक्तियों के क्या गिरोह द्वारा। तो आपका गिरोह पंजिका होती है जिसमें उस गिरोह के सदस्यों का नाम क्या होता है, पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है, निगरानी इत्यादि की जाती है कि गिरोह के लोगों का पीछा भी किया जाता है। और आजकल सबसे तरीका है सोशल मीडिया से पीछा करिए, सोशल मीडिया से पीछा किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़्यादातर अपराधी सोशल मीडिया के कारण ही पकड़ में आ जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि भाई सरकार के पास आपकी जो प्राइवेसी है लगभग भंग हो चुकी है, कोई रही ही नहीं प्राइवेसी। क्योंकि जो भी आप पोस्ट डालते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप फ़ोन करते हैं, वो सरकार के पास पूरा कंट्रोल है। हो सकता है कि वे बातें क्या हो जाए, रिकॉर्ड। और देख ही रहे हैं हमारा जो नेता है यानी कि राहुल गांधी, इसी मुद्दे पर संसद को क्या कर बैठा है, ठप। अगला देखिए भाई आपका अगली परिभाषा 2M। 2M में सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, यानी कि इसका मतलब
कि इंटरटेनमेंट का माने पब्लिक इंटरटेनमेंट या पब्लिक आपका कह सकते हैं आमोद, यानी कि जहां पब्लिक अपना कह सकते हैं आसानी से आ जा सके। तो पहले पब्लिक प्लेस को हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग पब्लिक को पहले पब्लिक को देखें, फिर पब्लिक प्लेस को देखें, और आईपीसी में पब्लिक प्लेस पर कम से कम एक अपराध करा दीजिएगा और तब पुलिस एक्ट पढ़िएगा। पब्लिक की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 12 में दी गई है, यानी कि लोक की परिभाषा आईपीसी की धारा 12 में दी गई है। लोक का मतलब ये हुआ व्यक्तियों का कोई वर्ग या व्यक्तियों का कोई समूह, यानी कि क्लास आपका व्यक्तियों का कोई क्लास। अगर अब ये है कि लोक स्थान किसे माना जाएगा, ये पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस उसे माना जाता है जहाँ के व्यक्तियों को बिना रोक टोक आने जाने का अधिकार होता है। जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, वो भी पब्लिक प्लेस है। आपका सिनेमा हॉल हो गया, वो भी पब्लिक प्लेस है। इस समय मॉल चल रहे हैं नए नए, वो भी पब्लिक प्लेस हैं। आपका पार्क हो गया, वो भी पब्लिक प्लेस है। चाहे आपका आज़ाद पार्क हो या भारद्वाज पार्क हो, पार्क क्या माना जाएगा? पब्लिक प्लेस। अब आइए पब्लिक प्लेस पर एक अपराध कराया जाए तो पब्लिक प्लेस पर कौन अपराध होता है? दंगा की बलवा, दंगा, यानी कि दंगे की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 159 में दी गई है। दंगा की परिभाषा देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ाई पब्लिक प्लेस पर करते हैं, और चौथा पॉइंट है उस लड़ाई से शांति क्या होती है? भंग। 4 पॉइंट हैं। तो कहाँ दंगा होता है? प्राइवेट प्रेस की पब्लिक, पब्लिक। देखिए आपका अब सही रहेगा परिभाषा। देखिए भाई, 2L में सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल को परिभाषित किया गया है। देखिए क्या कहा गया है, ऐसा स्थान जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्लेस जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक आमोद या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल के रूप में नोटिफाई करे, अधिसूचना जारी करे, उसी को हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन का स्थल। और यहाँ अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं और लोक शांति भंग हो जाती है तो हम कौन सा अपराध करा देंगे? एफरे, यानी कि दंगा। अगला देखिए परिभाषा, अगली परिभाषा आपका 2K नहीं 2N, पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पुलिस जिला। पुलिस जिला का मतलब क्या हुआ? तो बस एक लाइन में याद रखना है कि ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्य सरकार पुलिस जिला घोषित करे। बस एक लाइन। कौन घोषित करती हैं? राज्य। भाई ऐसा क्षेत्र जिसे कि कौन घोषित करे माने पुलिस जिला के रूप में? राज्य सरकार। अगला आइए परिभाषा देखा जाए। अगला आपकी परिभाषा देखा जाए, आपका 2N के बाद 2O, 2O द बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पुलिस जिले की सीमा क्या होगी? तो इसके पहले क्रम से आइए। 2N में पुलिस जिला घोषित किया गया किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। अब पुलिस जिले की सीमा क्या होगी? ये 2 आपका कह सकते हैं
ओ में बताया गया है। देखिए पुलिस जिले की सीमा क्या होगी। पुलिस जिले की सीमा से राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। यानी कि जो राजस्व पुलिस क्षेत्र है उसके सिवाय मतलब छोड़कर आपका क्या है, तो उसको छोड़कर आपका दूसरी बात कही गई है कि राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। अगली परिभाषा देखिए, टू ओ के बाद टू पी पुलिस अफसर या पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी कौन होगा, तो पुलिस अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखंड पुलिस सेवा या उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी हो और इसमें इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आबकारी अधिकारी हो पुलिस वाले होते हैं इत्यादि होते हैं, उनको भी इस कानून के तहत क्या माना जाएगा, पुलिस। इसको थोड़ा सतर्क रहना है। देखिए कैसे, जो आईपीएस होते हैं यानी कि अखिल भारतीय पुलिस से नियुक्त होकर आते हैं, उन्हें भी पुलिस माना जाएगा। जो आईपीएस होते हैं उनकी नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा, इनकी नियुक्ति संघ द्वारा की जाती है, लेकिन ये कार्य राज्य में करते हैं। फिर एक बार याद रखिए, जो आईपीएस होते हैं इनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है, लेकिन ये कार्य कहाँ करते हैं, राज्य में। इनको भी पुलिस माना जाएगा, यानी कि इन्हें भी पुलिस अधिकारी माना जाएगा। और किसको माना जाएगा, उत्तराखंड पुलिस सेवा में जो लोग हैं उनको भी पुलिस अधिकारी माना जाएगा। तीसरा आपका उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा, माने उत्तराखंड सबऑर्डिनेट पुलिस सर्विस के जो माने कर्मचारी हैं उन्हें भी पुलिस माना जाएगा। और फिर आपका कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के अगर पुलिस अधिकारी हैं तो उन्हें भी पुलिस अधिकारी माना जाएगा। मुख्य रूप से आईपीएस वाला पूछ सकता है कि अखिल भारतीय जो हैं पुलिस, वह क्या पुलिस मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। अगली परिभाषा देखिए, आपका अगली परिभाषा पुलिस अधिकारी के बाद आपका आता है, कह सकते हैं आपका पुलिस कार्मिक। टू क्यू टू क्यू में पुलिस कार्मिक शब्द को परिभाषित किया गया है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो ये पुलिस कार्मिक होते हैं, आपका बता दिया जाए, ये आपका ये जो खंड है यह प्रतिस्थापित किया गया है, और हो सकता है पूछ ले, ये सब आजकल क्वेश्चन बन रहा है। ये खंड 2018 में प्रतिस्थापित किया गया, माने यह जो परिभाषा है 2018 में प्रतिस्थापित की गई। देखिए पुलिस कार्मिक का मतलब क्या हुआ। पुलिस कार्मिक से ऐसे पुलिस अधिकारी एवं समस्त अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके लिए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी या पुलिस महानिदेशक का कोई अधीनस्थ अधिकारी नियुक्त प्राधिकारी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस महानिदेशक ने की है, या आईजी ने की है यानी कि पुलिस महानिरीक्षक ने की है, यानी कि फिर एक बार देखिए, जिन व्यक्तियों की नियुक्ति
जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने की हैं, या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नीचे के पुलिस अधिकारियों ने की हैं, जैसे आईजी हो गए, डीआईजी हो गए, इन लोगों ने। तो ये सब व्यक्ति क्या माने जाएंगे? पुलिस कार्मिक, यानी कि ये पुलिस के ही कर्मचारी क्या होंगे? जैसे क्लर्क की नियुक्ति हो गई, स्टोनों की नियुक्ति हो गई पुलिस में, चपरासी की नियुक्ति हो गई, जो भी नियुक्ति, उससे मतलब नहीं है, ये सब पुलिस कार्मिक माने जाएंगे। अगला देखिए आपका टू, आपका द, टू द का मतलब आपका हुआ टू आर। टू आर में प्रेस्क्राइब्ड शब्द को परिभाषित किया गया है, और यहाँ से आपका यूपी जे में भी क्वेश्चन बना है। विहित शब्द को परिभाषित किया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। टू आर, इसी को सीपीसी में जोड़ लीजिएगा, 216, और सीआरपीसी में जोड़कर पढ़िएगा 2T। फिर एक बार देखिए भाई इसको अच्छे से, लास्ट में 3 जगह से एक साथ आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपका 2R, यानी कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 2R में विहित या प्रेस्क्राइब्ड शब्द को परिभाषित किया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है, विहित का मतलब क्या हुआ? विहित का मतलब हुआ नियमों द्वारा विहित। किसके द्वारा? अब तुरंत आपके दिमाग में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की एक धारा और घूमनी चाहिए कि आखिर रूल बनाया जाता है तो आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के किस सेक्शन के तहत रूल या नियम बनाने का अधिकार दिया गया है डीजीपी को और राज्य सरकार को? तो 87, यानी कि एक और सेक्शन जोड़कर पढ़ेंगे। अब 4 सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं, फिर एक बार शुरुआत करते हैं हम। विहित शब्द की परिभाषा 2R में दी गई है पुलिस अधिनियम में। विहित का मतलब हुआ रूल द्वारा विहित या नियमों द्वारा विहित। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम या रूल बनाए जाते हैं उसको लीगल भाषा में हम प्रेस्क्राइब्ड या विहित कहते हैं। तो नियम क्यों बनाए जाते हैं, नियम कौन बनाता है, कहाँ कहाँ दिया गया है, अब सब जगह से कोरिलेट कर लेना है। तो पहले पुलिस एक्ट ही चला जाए। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की किस सेक्शन के तहत राज्य सरकार नियम बना सकती है? तो कौन सा सेक्शन मार कर आएंगे? 87। और ये नियम 2R के तहत क्या कहलाएंगे कानूनी भाषा में? विहित या प्रेस्क्राइब। अब आइए तुरंत जोड़ लीजिए सीपीसी। सीपीसी में ये आपका यूपीजे में 2 बार रिपीट किया, इसको अलग से लिख लीजिएगा। सीपीसी के सेक्शन 216 में प्रेस्क्राइब्ड या विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। यहाँ भी वही मतलब होगा। विहित का मतलब क्या हुआ? तो राज्य सरकार द्वारा, माने नियमों द्वारा विहित। किसके द्वारा? सीआरपीसी की धारा 2T में आया है एक बार क्वेश्चन। 2T में प्रेस्क्राइब्ड शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए चूंकि आपका एविडेंस पढ़ाने का समय भी हो रहा है तो प्रेस्क्राइब्ड को कल हम आपको एक दो जगह जोड़ना है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, 2 जगह वहाँ भी जोड़ना है। सीपीसी में थोड़ा 1-2 मिनट हम और डिटेल में करेंगे क्योंकि शॉर्टकट में ठीक नहीं है पढ़ाना। और पूरा प्रयास करिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यूपीजे में भी 2 बार आया है।
तो कल हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ाना। आपका थोड़ा परिभाषा में समय लग रहा है क्योंकि परिभाषाएं ज़्यादा हैं, उसके बाद कम समय लगेगा पुलिस एक्ट में। तभी 10 मिनट बाद आपका ये एविडेंस एक्ट चलेगा। धन्यवाद।